जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये जो टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 था, तो इसमें देखें, अगर मैं लेसी के एंगल से बात करूं तो गाड़ी लो वैल्यू एसेट नहीं होती और लीज टर्म भी शॉर्ट टर्म नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल लीज है। तो सेमी एनुअल रेंटल है जो आपने पे करने हैं एरियर्स में 800 रुपये विद 5% इंक्रीज एनुअली। तो मोहतरम, सबसे पहले तो हमें रेंटल निकालने पड़ेंगे। रेंटल ये देखें, सेमी एनुअल रेंटल है और मोहतरम इंक्रीज 5% एनुअल है। तो इसका मतलब है 30 जून 2008 को पहले 6 महीने खत्म होंगे, दूसरे 6 महीने 31 दिसंबर को खत्म होंगे, लेकिन किराया नहीं बढ़ेगा। अब साल पूरा हो गया, अब अगले जो 6 महीने का किराया होगा वो बढ़ा हुआ आएगा, तो ये 5% इंक्रीज आएगी। फिर 840 दो दफा किराया पे किया जाएगा और फिर उसके बाद 882 और 882। अच्छा, अब एक मसला आएगा, इनको डिस्काउंट कैसे करना है। तो मोहतरम, इनको जो डिस्काउंट करना होगा ना, वो अब हम फिर एनओटी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि पेमेंट्स कांस्टेंट नहीं है। ना ना यार, ना 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 ना। तो इनको आप सिंपल डिस्काउंट करके जो है वो वापस लेके आएंगे। कैसे? मिसाल के तौर पे पहले वाले 8 की ज़्यारत करें, 800 की ज़्यारत करें, पहले वाले 800 की ज़्यारत कर ली, इसको आपने एक पीरियड पीछे बुलाना है। अच्छा, अब आप सवाल में आके ना रेट बताएंगे, इंटरेस्ट रेट 14%, लेकिन ये 14% सवाल खामोश हो तो पर एनम होता है, तो इसका मतलब है 6 मंथ्स का रेट क्या है? 7%। अब इस 800 को डिस्काउंट करने जी करना है, क्या ये पहली तारीख है या 6 महीने बाद है? 6 महीने बाद है। इस 800 को डिस्काउंट करना है तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा 1.07 रेज टू पावर -1। -1 से यहां मुराद है पहले 6 महीने, -1 से क्या मुराद है? पहले 6 महीने। यार 3 साल है ना हमारी लीज, तो 800 इधर है, 800 इधर है, सही है ना? 840 इधर है, 840 इधर है, 882 इधर है, 882 इधर है। इस 800 को बुलाने के लिए मैं क्या करूं? एक 6 महीने हैं या कई 6 महीने हैं? एक 6 महीने हैं, तो मैंने इधर क्या किया? रेज टू पावर -1। क्लियर? अब मैंने इस 800 को बुलाने, कितने 6 महीने हैं दरमियान में? 2 6 महीने। 800 इंटू 1.07 रेज टू पावर -2। सिंपल फॉर्मूला या एनओटी का? सिंपल। अब इस 840 को बुलाने, एक 6 महीने हैं या 3 6 महीने हैं? 3 6 महीने हैं। 840 इंटू 1.07 रेज टू पावर -3। सिमिलरली आगे चलते रहें, कितने 6 महीने हैं? कितने सेट हैं 6 महीनों के? 4 इंटू 1.07 रेज टू पावर माइनस, और इसी तरह इसको रेज टू पावर -5 और रेज टू पावर -6। समझ आ गई? हाथ खड़ा कर दें जरा। तो सिंपल डिस्काउंटिंग करनी है या एनओटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं? एनओटी का फॉर्मूला क्यों नहीं लग सकता? कांस्टेंट पेमेंट नहीं है। और ये देखें ना, ये काफी मेहनत करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई और उसके बाद अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तो नॉर्मल तरीके से बन गया। तो ये लेसी का नॉर्मल सवाल था। अच्छा, पता नहीं कुछ बच्चे ये समझते हैं ऐसे रेंटल इंक्रीज हो रहे हो डिक्रीज हो रहे हो तो शायद हमेशा ही लेसी शॉर्ट टर्म लीज ही कहेगा, लो वैल्यू एसेट नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, ना शॉर्ट टर्म लीज है ना लो वैल्यू एसेट है, तो कौन सी लीज है? नॉर्मल लीज है। चले जी, आप हजरत का वेट हो रहा था, जो हजरत अभी लेट आए हैं उनकी बात हो रही है, जो भी आए हैं। अगर आप हजरत टाइम पे आ जाया करें तो बहुत ही अच्छा हो जाए। अब आप सारे हजरात, जिसमें आप हजरत भी शामिल होंगे लेट आने वाले, आ जाएं पेज 740। (741) पे अच्छा जी, मैं आपसे अब क्या बात करूं मैं आपसे? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं।
जी मोहतरम, आप बड़े टाइम पे पहुंचे हैं, आप बैठ भी जाएं, तशरीफ फरमाएं। माशाल्लाह, आप तो रोजाना ही लेट आते हैं। अब आपकी शान में क्या कसीदा पढ़ा जाए। इनकम अकाउंट में कैश किस साइड पे आता है, जरा सोच के बता दें। इनकम अकाउंट में कैश किस साइड पे आता है? एंट्री बोलें। कैश, डेबिट, इनकम, क्रेडिट। तो इनकम अकाउंट में इधर आता है कैश। क्लियर? व्हाइट बोर्ड पे देखते रहने। वैसे तो हम पेज 741 पे हैं, अच्छा, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे देखते रहने। तो फिर P&L की फिगर इधर आएगी। पहली बात क्लियर होगी सबको? अच्छा, अब नीचे आए एक्सपेंस अकाउंट में। एक्सपेंस की जनरल एंट्री बोलें। मिसाल के तौर पे सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। तो एक्सपेंस में कैश इधर आता है एक्सपेंस अकाउंट में, और इस साइड पे क्या आता है? P&L। क्लियर? So that is about cash side of these accounts and P&L side of these accounts. Okay. Now wait for a minute and think. एक मिनट के लिए वेट करें और सोचें। एक क्लोजिंग रिसीवेबल, इधर ऊपर देख लें। क्लोजिंग रिसीवेबल इनकम अकाउंट में कहाँ आता है? क्लोजिंग रिसीवेबल इनकम अकाउंट में कहाँ आता है? सोच के बोलना है। क्लोजिंग रिसीवेबल, उधर ओपनिंग रिसीवेबल आएगा। करीब आ जाओ यार, इधर इधर ओपनिंग रिसीवेबल आएगा, तो इधर क्लोजिंग रिसीवेबल। क्लियर? क्लोजिंग रिसीवेबल अकाउंट में इधर आता है। अच्छा, एक्सपेंस अकाउंट में बताएं मुझे क्लोजिंग पेएबल कहाँ आता है? क्लोजिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल इधर ओपनिंग पेएबल आएगा, क्रेडिट साइड पे ओपनिंग पेएबल, और इधर क्या आएगा? क्लोजिंग पेएबल। शर्मा के नहीं, अपनी क्लास है, सारे अपने लोग हैं। एचओ करके एंटर, धड़ल्ले से एंटर हुआ कर। इधर क्या आ गया? क्लोजिंग पेएबल। क्लियर? ओके। अच्छा जी, इनकम अकाउंट में इधर क्या आता है? अच्छा, कैश कहाँ आता है इनकम? ऊपर देख लें, ऊपर देखते रहने। कैश कहाँ आता है इनकम अकाउंट में? कैश, डेबिट, इनकम, क्रेडिट, और इधर क्या आता है? P&L। क्लियर? और एक्सपेंस अकाउंट में, एक्सपेंस अकाउंट में मुझे बताएं कैश कहाँ आता है? एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट, एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट, और इधर कौन सी फिगर जाती है? P&L की। और क्लोजिंग पेएबल किधर जाता है? इधर तो ओपनिंग पेएबल आएगा ना, इधर क्या आएगा? क्लोजिंग पेएबल। ओके। अच्छा, अब एक चीज आपने मुझे बतानी है कि अगर एक्सपेंस प्रीपे कर दें, एक्सपेंस प्रीपे कर दें, तो किधर आता है एक्सपेंस अकाउंट में? प्रीपेड। पेएबल तो इधर आ रहा है ना, तो इधर क्या आएगा बोलें? क्लोजिंग प्रीपेड, क्योंकि ये एसेट साइड के लिए ना, क्लोजिंग प्रीपेड आ जाएगा। क्लियर? ओके। अब आप मुझे बता दें, इनकम अकाउंट में अगर इधर क्लोजिंग रिसीवेबल आ रहा है, तो ऑपोजिट साइड के ऊपर क्लोजिंग अनअर्न्ड आएगा। ऊपर क्या आएगा? क्लोजिंग अनअर्न्ड आएगा। तो ये चार बातें हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। हाँ, वो एक्सप्लेन में सबको करूंगा, एक्सप्लेन में सबको करूंगा। क्लियर? अच्छा, अब यार मुझे ये बता दें, एक एक करके बात करें। रिसीवेबल क्या होता है? जो इस साल इनकम में जाता है और अगले साल रिसीव होगा। इस साल इनकम में चला गया और अगले साल, फील करें, इस साल इनकम में जा रहे हैं, और देख लेना इस साल इनकम में जा रहा है, यही तो क्लोजिंग रिसीवेबल होता है। क्लोजिंग रिसीवेबल क्या होता है? कोई एक मिसाल के तौर पे मैं देता हूं, कोई एक मिसाल आपको देता हूं। क्लोजिंग रिसीवेबल क्या होता है? एक साहब है, उन्होंने बैंक में पैसा रखवाया 1 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को बैंक को जाके कहा कि बैंक मुझे 1 महीने का इंटरेस्ट दे दो। बैंक ने कहा अभी नहीं देते, फिर दे देंगे, अगले साल आना, कुछ दिनों में दे देंगे। हाँ, तो मैं कहा था हर महीने का इंटरेस्ट मिला करेगा, लेकिन अभी इधर 31 दिसंबर को नहीं मिलेगा, आ जाना 1-2 दिन बाद। तो बताएं 31 दिसंबर को क्या ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है, क्या ये मिल चुका है या मिलेगा? मिलेगा। लेकिन क्या ये इनकम में जाएगा हमारे इस साल की? ये जरा सोच के बता दें, इनकम में जाएगा? तो रिसीवेबल्स क्या होते हैं? बोले रिसीवेबल्स क्या होते हैं? रिसीव हो चुके होते हैं या अभी कमाए होते हैं?
कोई होंठ हिलाएं, आए होते हैं तो कमाए इस साल होते हैं और रिसीव कब होंगे? अगले साल। यार अगला साल मैं नहीं बना रहा, इस साल कमा लिए हैं, रिसीव होंगे अगले साल, यानी अगले साल ओपनिंग रिसीवेबल बनेगा ये, और फिर कैश में रिसीव हो जाएंगे, ऐसा ही है। तो पहली बात बता दें ये रिसीवेबल्स क्या होते हैं। इस साल कमा लेते हैं, P&L को सामने रखें, इस साल कमा लेते हैं और अगले साल रिसीव होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज, बोलें ओ भाई टेंटिव रहने, दीज आर कॉल्ड एज रिसीवेबल्स, क्लोजिंग रिसीवेबल्स। क्लियर? अच्छा जी, अब एक्सपेंस की साइड पे आए। एक्सपेंस के साइड पे यहां क्या आता है? क्लोजिंग पेएबल। अच्छा जी, P&L अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड हो गया था ना, इसी साइड पे आना है। अब इसको सोच लें, क्लोजिंग पेएबल पे कब होगा? अगले साल। क्लोजिंग पेएबल पे कब होगा? अच्छा, इसकी मिसाल, 1 दिसंबर को आपने कारोबार शुरू किया। यार इधर देखते रहो, टेंशन लूज नहीं करनी, इंट्रो की क्लास की बातें हो रही हैं। 1 दिसंबर को आपने कारोबार शुरू किया और दिसंबर के महीने में बिजली चलाई, खर्चा बुक हो जाना चाहिए, बिजली चलाई, और इसका बिल आप पे करेंगे जनवरी में जब आएगा। तो 31 दिसंबर की रात को खड़े होके वो जो बिजली इस्तेमाल की है उसके लिए अपने आप को क्या फील कर रहे होंगे? इसको कहते हैं क्लोजिंग पेएबल। तो क्लोजिंग पेएबल बोलें, पे कब होगा? अगले साल। और बिजली इस्तेमाल कर ली 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, तो खर्चे में बुक हो जाना चाहिए। तो पेएबल की डेफिनेशन बता दें, पेएबल बता दें क्या होता है? इस साल एक्सपेंस में जाएगा और अगले साल पे होगा। और रिसीवेबल बता दें, इस साल इनकम में जाएगा और अगले साल रिसीव होगा। इनकम, रिसीवेबल क्या होता है? करंट एसेट होता है। इस साल किस में जाता है? जल्दी बताएं, अभी बताया। इनकम में इस साल जाएगा और यानी रिकॉर्ड हो जाएगा P&L में, इनकम में इस साल जाएगा और रिसीव होगा। वैसे बताएं रिसीवेबल कब रिसीव होता है, आपको पता है? अगले साल। एंड अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। और इनकम में किस साल जाएगा? एनी कंफ्यूजन? अच्छा जी, क्या और क्या रीजन हो सकती है? मैं तो भी नॉर्मल रिसीवेबल्स की बात कर रहा हूं ना। अच्छा, एक्सेप्शंस की बात है ना। अच्छा, पेएबल अगले साल, तो इस साल किस में जाएगा? खर्चे में। इस साल किस में जाएगा? खर्चे में। पेएबल क्या होता है भाई? वो जहन में सोचा करें ना, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बिजली इस्तेमाल कर ली तो पैसे नहीं दिए तो पेएबल है, लेकिन खर्चा तो बुक होना चाहिए ना। तो पेएबल इस साल खर्चे में जाएगा, अगले साल पे होगा। तो अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, तो एक्सपेंसेस में अगर बात करूं पेएबल की, तो पेएबल क्या होता है बताएं? इस साल किस में चला जाता है? खर्चे में, और अगले साल क्या हो जाता है? पे हो जाता है। क्लियर? ओके। अच्छा जी, अब आप बताएं, किसी को पता है एक्सपेंस अकाउंट में इधर कैश आता है? अभी सुबह सुबह आती बात हुई है। प्रीपेड क्या होता है? इस साल पे होता है। प्रीपेड इस साल पे होता है और अगले साल खर्चे में जाएगा। इस साल पे होगा, अगले साल खर्चे में जाएगा। आपने 29 दिसंबर को प्रीपेड कार्ड खरीद के अपनी जेब में डाल लिया, स्क्रैच नहीं किया, तो पे तो कर दिया, प्रीपेड कार्ड मोबाइल का। अभी बैठ जाओ, तो देखो ना बात हो रही हो तो डिस्टर्ब ना किया करो। अब आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ ना, रुकी थी क्लास तो आप भी आगे आ जाओ, बस रुके तो सवारियां आगे आ जाया करें। अच्छा, प्रीपेड बोलें, आपने कार्ड 29 दिसंबर की रात को बाय किया, तो अभी आपने स्क्रैच नहीं किया, तो क्या आपने सर्विस इस्तेमाल कर ली है या आपने पेमेंट की है? पेमेंट की है। 1 जनवरी की सुबह आपने उस प्रीपेड कार्ड को स्क्रैच किया कि महीने का कार्ड है, मैं महीना चला लूंगा, महीना मैं चलता हूँ, 100 रुपए पे मोबाइल निकल जाता है। तो आपने 1 जनवरी को उस कार्ड को स्क्रैच किया। अब बताएं 1 जनवरी से 31 जनवरी आप उसकी सर्विस यूज करेंगे? यस। तो खर्चा कब बुक करेंगे? अगले साल। और पेमेंट कब करेंगे? इस साल। इसे क्या कहते हैं? प्रीपेड। तो प्रीपेड की खासियत बताएं। इस साल पे हो जाता है और अगले साल, ये पेएबल से उल्टी चीज है। पेएबल इस साल खर्चे में गया था और अगले साल पे होगा, लेकिन ये इस साल पे हो गया और अगले साल खर्चे में जाएगा।
प्रीपेड क्या होता है जी, बताएं। कैश इज पेड इन 29 दिसंबर को प्रीपेड कार्ड खरीद लिया आपने, कैश इज पेड इन एंड एक्सपेंस विल बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर। और एक्सपेंस कब होगा, जब आप उस कार्ड को स्क्रैच करके सर्विस इस्तेमाल करेंगे, कॉल्स करेंगे, तब एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो बस आखिरी चीज आप मुझे बता दें, क्लोजिंग अनअर्न्ड। किसी को याद है इधर कैश आता है इस अकाउंट में, अभी सुबह सुबह आती था कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो इनकम अकाउंट में यहाँ कैश आता है। अच्छा जी, तो आपने अपना घर किराए पे चढ़ाया 1 नवंबर को, और 1 नवंबर को आपने घर किराए पे चढ़ाया, और आपको चलें छोड़ें, आपने 31 दिसंबर को अपना घर किराए पे चढ़ाया और उसने कहा यार 1 जनवरी से मैं आऊंगा, तो 31 दिसंबर को आपको वो पैसे देके चला गया। तो 31 दिसंबर को एक बंदा आपको पैसे देके गया कि यार 1 जनवरी से आ रहा हूं, तो जनवरी के महीने का किराया मैंने सोचा तो मैं जनवरी में क्या पकड़ाना, दिसंबर में ही पकड़ा दूं ताकि बात जरा पक्की हो जाए हमारी। तो 31 दिसंबर को जो आपको किराया आया, क्या वो आया या कमाया आपने? आया। 31 दिसंबर को आया है। कमाएंगे कब? जब जनवरी में घर उसे दिए रखेंगे, तो फिर ये किराया कमा लेंगे। तो अनअर्न्ड अर्न कब होगा? अनअर्न्ड अर्न कब होगा? बोले 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 बोले। अनअर्न्ड अर्न कब होगा? अगले साल। और रिसीव कब होगा? इस साल। रिसीव कब होगा? इस साल। क्लियर? चलें जी, अब ये चारों बातें जरा आप हजरात ने, अनअर्न्ड क्या होता है? रिसीव इस साल हो गया, 31 दिसंबर की रात को आपकी जेब में पॉकेट में किराया आ गया, लेकिन अभी आपने उसे घर किराए पे नहीं दिया। एंड इनकम विल बी अर्न्ड इन नेक्स्ट ईयर। P&L में कब जाएगा? अगले साल। क्लियर आपको? अच्छा जी, अब यार बताने लग जाए आप हजरात शुरू से। इधर ओपनिंग पेपर आएगा, इधर क्लोजिंग पेपर आएगा ना। इधर ओपनिंग पेपर, यार ऊपर देखें, इस तरह नहीं दिल चाहता पढ़ाने को, ऊपर देखें सारे। इधर ओपनिंग पेपर आएगा, इधर क्लोजिंग पेपर आएगा। क्लोजिंग पेबल की खासियत बता दें, पे कब होगा? तो इस साल किस में जाएगा? अकाउंटिंग वालों के P&L में। क्लियर? पहली बात खत्म। इधर ओपनिंग रिसीवेबल, इधर क्लोजिंग रिसीवेबल, ऐसा ही है। क्लोजिंग रिसीवेबल रिसीव कब होगा? अगले साल। रिसीव कब होगा? तो P&L में कब जाएगा? हमारे साल। क्लियर? क्लोजिंग प्रीपेड पे कब हो गया है? 29 दिसंबर की रात को कार्ड खरीद के जेब में डाल लिया। क्लोजिंग प्रीपेड पे कब हो गया है? हमारे साल। और खर्चे में कब जाएगा? अगले साल। क्लोजिंग अनअर्न्ड अर्न कब होगा? अगले साल। तो इस साल सिर्फ कैश आएगा, इसलिए कैश को अनअर्न्ड कहेंगे। कैश आ गया लेकिन अभी तक कमाया नहीं। ओके, वैसे अकाउंट्स का ना पूरा एक फॉर्मेट में दिखाने लगा हूं आपको, चारों अकाउंट्स का, ये दोनों अकाउंट्स का। एक्सपेंस अकाउंट, इधर क्या जाएगा बोलें? क्लोजिंग पेबल। तो इधर ओपनिंग पेबल। इधर तो इधर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इधर क्या जाएगा? कैश। तो इधर P&L जाएगा। ओके, इनकम अकाउंट, इधर क्या जाएगा? तो इधर ओपनिंग रिसीवेबल। इधर क्या जाएगा? क्लोजिंग अनअर्न्ड। तो इधर क्लोजिंग अनअर्न्ड लायबिलिटी होती है ना। अनअर्न्ड लायबिलिटी क्यों है? आपने 31 दिसंबर की रात को किराया ले लिया जनवरी के महीने का, तो ये लायबिलिटी क्यों है आपके ऊपर? लायबिलिटी पैसे देने की है, सर्विस प्रोवाइड करने की है? सर्विस। कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो कैश इधर आएगा। कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो कैश इधर आएगा। और इधर क्या आएगा? P&L। अब बस एक बात आपने जो है वो याद रखनी है कि किस अकाउंट के साइड पे कहाँ कैश जाता है और किस अकाउंट में कहाँ पे P&L जाता है। ऊपर P&L इनकम में जाएगा, नीचे P&L। क्लियर हो गए दोनों अकाउंट? ओके। जी, पेज 744, क्वेश्चन 10 जी। अकाउंट्स पेज 741 पे हैं। अच्छा यार, ये डिफरेंट नाम है,
ये भी जरा पढ़ लेते थे साथ ही। पेएबल को क्या कहते हैं? एक्रूड, ओड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग। और कोई नाम आपके जहन में तो बता दें, मेरे जहन में तो इतने आए थे। अच्छा यही है, चलो जान छुड़ाओ चलो यार। तो पेएबल के नाम बता दें क्या क्या है? एक्रूड, ओड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग। और रिसीवेबल के भी यही नाम है यार, एक्रूड, ओड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग। क्लियर? और प्रीपेड को क्या कहते हैं? और अनअर्न्ड को भी एडवांस। पेज 744, सवाल शुरू करें। एक ना ब्लैक मार्कर का किसी को कह दीजिएगा जब वापस जाएं, कोई नहीं अभी। साथ वाले पिजन को देखें। सॉरी, पिजन हैज शेयर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। अच्छा पिजन में आप खुश हुए, माउस लिखा होता आप माइंड करते। चलें, पिजन में क्यों खुश हुए हैं? पिजन हैज शेयर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द परिंदा बना फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 300 मिलियन। बिल्कुल बिल्कुल, पेज नंबर 744 है आप लोगों की बुक्स का। हाँ, रिक्वायरमेंट यह सवाल की अजीब सी है, छोड़ो पड़े, पता नहीं शायद रिक्वायरमेंट तक तो कल हम पहुंचे। छोड़ें अभी आप, नहीं वो खैर है, हम ऊपर वैसे लिख देंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताएं जी। 300। अच्छा फोकस नहीं लूज करना, बातें आसान है, फोकस जहां लूज करेंगे मसला होगा। ये देखिएगा, ये बात फिलहाल मैंने काट दी है। अब पढ़ लें ये लाइन क्या लिखी हुई है पहली। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड एक्सपेंसेस। इसको क्या कहते हैं यार? एज एट 31 दिसंबर 18 सारे क्लोजिंग पेबल हैं। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? एक्सपेंस पेबल। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड एक्सपेंस पेबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 12 मिलियन। तो बताएं जी ये 12 मिलियन चारों में से क्या है? चार चीजें हमने कौन सी पढ़ी हैं? एक्सपेंस के लिए दो कौन सी पढ़ी हैं? क्लोजिंग पेबल और क्लोजिंग प्रीपेड। इनकम्स के लिए दो कौन सी पढ़ी हैं? क्लोजिंग रिसीवेबल और क्लोजिंग अनअर्न्ड। पहले तो बता दें ये एक्सपेंस है या इनकम है? इस साल पे कर दिए या अभी ये पेबल है? पेबल है। तो मोहतरम ये क्या चीज पढ़ी है अभी हमने तीन चार में से? क्लोजिंग पेबल। करंट लायबिलिटीज में एक्सपेंस पेबल पड़ा है। बिजली का बिल 31 दिसंबर, फर्स्ट करें दिसंबर के महीने का शायद 12 मिलियन का बिल आया हो, वो भी तक हमने पे नहीं किया हुआ। ओके, वर्किंग टू तो डेफर टैक्स की हो जाएगी, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन। ओके, वर्किंग नंबर 3 जी, एक्सपेंस कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। पेबल है या प्रीपेड है? दे दें। पेबल है या प्रीपेड है? पेबल है। साइड 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 गलत ना चूज कर लीजिएगा। पेबल है, पेबल है, क्लोजिंग पेबल। कितना? 12। ओके, इधर क्या लिखूं? आप सुबह से लगे हुए हैं, अब गलत चीज नहीं बतानी। इधर क्या लिखूं? पेबल पे कब होता है यार? तो रटा भी मानने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्चुअली चलें। पेबल पे कब होता है? तो इस साल किस में जाएगा? बिजली इस्तेमाल हुई है तो खर्चे में जाएगी ना, इसलिए तो पेबल है। उधर ही रखो। जी, तो मुझे कैसे इल्हाम हुआ कि मैं यहां P&L का लफ्ज लिखूं, कैश का लफ्ज ना लिखूं? पेबल
पे कब होता है, बस बात खत्म। पेएबल पे कब होता है, अगले साल। तो इस साल किस में जाएगा, खर्चे में, इस साल खर्चे में जाएगा, अगले साल पे हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब मोहतरम ये बात सामने रख के अगली बात पढ़नी है। ये तो मैंने IFRS वालों के मुताबिक टी अकाउंट बनाया है, टैक्स वालों के मुताबिक कोई टी अकाउंट नहीं बनाएंगे। हमने आज IAS 12 में एक्रूअल प्रीपेमेंट्स की डिस्कशन शुरू कर दी है, जो इससे पहले, आज से पहले नहीं हुई थी इतनी ज्यादा। एक दिन हुई थी, उसमें हमने इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट बनाया था 2 दिन पहले, लेकिन वो भी इतनी डिटेल से डिस्कशन नहीं थी। ओके, हाँ जी। अब जी टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग मानते हैं, ये जरा मैं देख लेता हूं। टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग मानते हैं, इसको ना स्काई ब्लू मार्कर रख लेते हैं इसके लिए। टैक्स वाले जो भी कहा करेंगे ना, उसे स्काई ब्लू मार्कर से मैं हाईलाइट कर दिया करूंगा। द रिलेटेड खर्चा, द रिलेटेड, अच्छा एक मिनट देखें, हम अकाउंटिंग वाले खर्चा बुक कर चुके हैं इस साल। ये पहले जरा बात पक्की ठक्की तय कर लें, फिर उसके बाद मैं आगे लाइन पढ़ता हूं। हम अकाउंटिंग वाले खर्चा बुक कर चुके हैं, नहीं यहां से देख के बताओ, हम अकाउंटिंग वाले खर्चा बुक कर चुके हैं, क्योंकि अगले साल तो हमने पे करना है ना, इस साल खर्चा बुक कर चुके हैं। अच्छा, द रिलेटेड खर्चा, अब पता नहीं टैक्स वाले क्या चाहने लगे हैं खर्चे के बारे में। हम अकाउंटिंग वाले याद रखिएगा P&L में डाल चुके हैं। द रिलेटेड खर्चा विल बी डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस, रिलेटेड खर्चा विल बी डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस ऑन, आइएगा जरा आप, द रिलेटेड खर्चा will be deducted for tax purposes on cash base। रिलेटेड खर्चा, ये कौन सी, ये टैक्स वालों की किताब है या अकाउंटिंग वालों की, टैक्स वालों की। ये अकाउंट तो हमने अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक बनाया है। टैक्स वाले हमें कैसी दुनिया में ले गए हैं, जहां पे चांद पे, जहां पे कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है, जहां पे पेबल्स एग्जिस्ट नहीं करते। आ जाए, जहां पे पेबल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, तो मोहतरम पहले तो आप हजरात मुझे ये बता दें कि अगर मैं डेफो टैक्स की वर्किंग करूं, पहले करंट टैक्स की बात नहीं करूंगा, पहले मैं डेफो टैक्स की वर्किंग करूं, तो बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज जाएगी, बोलें इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, बोलें इलेक्ट्रिसिटी पेएबल। ओके, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट, 12। कैरिंग अमाउंट मुझे कहां से मिली, ये। अच्छा, आप थोड़ी सी रोशनी डालें। टैक्स वालों की बैलेंस शीट में 4 चीजें एग्जिस्ट करती हैं, पेबल्स, रिसीवेबल्स, प्रीपेड और अनअर्न्ड। ये 4 चीजें टैक्स वालों की बैलेंस शीट में क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? क्योंकि मेरे भाई ये जो 4 कॉन्सेप्ट्स है ना, पेज 741 वाले, ये है एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो कैप 1 वाला है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में 4 अकाउंट होते हैं, 4 बल्कि 4 अकाउंट नहीं, 4 नाम होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस प्रीपेड, इनकम रिसीवेबल, इनकम अनअर्न्ड। तो एक्रूअल अकाउंटिंग में ये 4 चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ये देखें, ये 4 चीजें किस अकाउंटिंग में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन टैक्स वाले भी क्या कह रहे हैं यार, हमने कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करनी है? कैश अकाउंटिंग फॉलो करनी है। तो फिर कैश अकाउंटिंग अगर ये लोग फॉलो कर रहे हैं तो इनकी किताबों में पेबल्स, रिसीवेबल्स एग्जिस्ट करेंगे या इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी? तो बता दें टैक्स बेस 0। ओके, अब आपने मुझे बताना है यार, ना वो गिर जाएगा तो थोड़ा सा, हाँ अपने आंसर पे बैठो। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ये पे कब होने। अब आपके मुंह से ना एकदम एक फिक्रा निकलेगा, मैं बताता हूं, अभी नहीं निकालना, फिर रोक के रखें। ये पे कब होने? अगले साल होने पे। द खर्चा विल बी डिडक्टेड व्हेन पेड, द खर्चा विल बी डिडक्टेड व्हेन पेड। ये खर्चा तब डिडक्ट होगा जब पे होगा। अब मुंह से फिक्रा निकले कोई, बोलें 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 बोलें। ये 12 रुपए टैक्सेबल इन फ्यूचर है या डिडक्टेबल इन फ्यूचर? जिस तरह प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी का पेबल होता था, वो जब डिडक्ट अगले साल माइनस होना होता था क्योंकि एम्प्लॉयज ने रिटायर अगले साल होना है, तो बता दें इज इट डिडक्टेबल इन फ्यूचर या आज ही डिडक्ट कर लें टैक्स वालों की नजर में? व्हेन इट इज पेड। और पे कब होने? अगले साल होने। तो अच्छा वैसे बताएं टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, इसे कब डिडक्ट कर लेना? रिलेटेड खर्चा माइनस कर लेना, इस खर्चे को कब माइनस कर लेना? खर्चे को यानी P&L में कब डाल लेना? टैक्स वालों के P&L में
अगले साल डाल लेना। तो इसे क्या कहेंगे मोहतरम? डिडक्टेबल इन फ्यूचर। अच्छा वैसे वो रट्टा भी जरा देख लें, 4 रूल्स है ना, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। कौन सा पेज है? 737। जी ये 4 रूल साइड पे ना खोल के रख लेते हैं ताकि जरूरत पड़े तो इनको भी रेफर करते हैं। जी लाइबिलिटी है एसेट है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज के 2 रूल हैं, तीसरा और चौथा। अच्छा ग्रेटर है लोअर है? इसका मुंह इधर इस तरफ खोलना है, दूसरी तरफ खोलना है, इस तरफ खोलना है। तो इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज देन इट इज कॉल्ड एज। तो रूल 3 भी लग चुके हैं और वैसे लॉजिकली भी बात कर ली है। बता दें जी ये 12 डिडक्टेबल है फ्यूचर में, टैक्सेबल है फ्यूचर में? डिडक्टेबल है फ्यूचर में। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। साथ साथ मैं लगा रहा हूँ जरा रिवीजन हो जाए, एंड पे टैक्स रेट लगा देंगे, एंड पे टैक्स रेट लगा, साथ साथ लगा लें, कोई नहीं रिवीजन हो जाए जरा ताकि पता चलता रहे डिडक्टेबल है या टैक्सेबल है। उधर ही रखो कैमरा। अच्छा यार गाय 420 हुआ, गुड गाय। यार ये साल चल रहा है 2018, तो अकाउंटिंग वालों ने तो खर्चे में डाल लिया, यानी प्रॉफिट तक पहुंचते माइनस हो चुका हुआ है 12। अकाउंटिंग वालों ने तो खर्चे में डाल दिया। टैक्स वाले कह रहे हैं यार ठहरो यार, अगले साल खर्चे में डाल लेना जब पे करो। टैक्स वाले कह रहे हैं अभी खर्चे में ना डालो, टैक्स वाले कह रहे हैं अभी खर्चे में ना डालो। खर्चे में किस साल डालना? जिस साल पे करना। और पे किस साल होना है? 19 में, क्योंकि अभी तो पेबल है। पे कब होना है? तो करंट टैक्स में ना थोड़ा सोच के जरा मुझे आपने बताना है कि ऐड करना है या लेस करना है। पहले ये बता दें टी काउंट देख के कि अकाउंटिंग वालों ने किस में डाला है। नहीं P&L ना बोले, खर्चा बोले। अकाउंटिंग वालों ने किस में डाला है? अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाला है, यानी अकाउंटिंग वालों ने इसको माइनस कर दिया हुआ है बिल्कुल। टैक्स वाले कह रहे हैं इसे कब माइनस करना? तो इसका मतलब है टैक्स वाले भी माइनस नहीं करने देंगे, इसे क्या कर दें? ऐड कर दें। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फिलहाल ऐड कर दें, फिर कभी टैक्स वाले कब माइनस करने देंगे? अगले साल। एक्सपेंस क्रेडिट P&L डेबिट इस तरह हम कह देते हैं। P&L में डेबिट साइड पे भी नजर आने लग जाता है। एक्सपेंसेस अकाउंट को क्लोज करना होता है ना मकसद, एक्सपेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है किताबों से। ओके लाओ इधर यार ये ट्राई करते हैं 0.3 खुद ही। चलें 2 मिनट ले लें। 0.3 अच्छा यार एक सेकंड जरा यहाँ पे ना रुक के पॉज लेके इसकी लॉजिक दोबारा समझ लें जो ऐड हुआ है। अकाउंटिंग वालों ने किसमें डाल दिया है? खर्चे में माइनस कर चुके हैं। टैक्स वाले कह रहे हैं इट विल बी डिडक्टेड इन नेक्स्ट ईयर व्हेन पेड। टैक्स वाले कह रहे हैं अगले साल माइनस करना, हमने माइनस कर लिया हुआ है। तो माइनस की हुई चीज पर टैक्स वाले कह रहे हैं अभी माइनस ना करो, तो फिर क्या कर दें? ऐड कर दें। ये लॉजिक थी। अगला जरा ट्राई करें 12। चलें जी। अच्छा जी पहले तो ये डिसाइड करना होता है ये एक्सपेंस है या इनकम है, फिर अगला सवाल डिसाइड होना है इंटरेस्ट रिसीवेबल। रिसीवेबल तो फिर इनकम ही हो सकती है ना, पेएबल तो नहीं है। अगर इंटरेस्ट पेएबल होता फिर एक्सपेंस होता, तो रिसीवेबल तो इनकम्स ही होती हैं। आपने देखा था अभी रिसीवेबल और अनअर्न्ड इनकम्स के लिए यूज किया था। इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 15 में। अब अकाउंट बनवाने साथ साथ आपने, हो सकता है कुछ दिनों बाद आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि अकाउंट बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो कोई बोल्ड डिसीजन ना लें। इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट बनाते हैं और इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट बना के मुझे बता दें इधर ओपनिंग रिसीवेबल्स आएंगे तो इधर क्लोजिंग रिसीवेबल।
क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है 15। अच्छा, अब मुझे बता दें, हमने 4 कैटेगरीज आज पढ़ी थी, उसमें से ये कौन सी कैटेगरी है? इंटरेस्ट रिसीवेबल, यानी क्लोजिंग रिसीवेबल है। अच्छा, ये मुझे बता दें रिसीव कब होगा? अगले साल। तो इस साल कहाँ गया होगा? और शायद आपको याद आ रहा हो इसका P&L आता भी इधर ही है, तो इस साल इनकम में गया। पहले डेफर टैक्स कर लेते हैं, वो जरा आसान है समझना। करंट टैक्स में ना आज थोड़ा सोचना पड़ा है, डेफर टैक्स में आ जाए। अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू कितनी है? 15। इस आइटम का नाम? ओके। टैक्स वालों की अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो देखना पड़ेगा टैक्स वाले क्या कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू, इंटरेस्ट इनकम, रेवेन्यू को तो हम लफ्ज यूज नहीं करते, रेवेन्यू मेन स्ट्रीम के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं। बहरहाल सवाल वाले ने किया हुआ है। द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड ऑन, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? ऐसी दुनिया में चले जाओ जहां इंटरेस्ट मिले तो इनकम में जाए, मिले तो इनकम में जाए। अच्छा, इसका मतलब है वो ऐसी दुनिया में ले गए हैं जहां पे कैश अकाउंटिंग है। तो कैश अकाउंटिंग वाली दुनिया में रिसीवेबल्स पेएबल्स एग्जिस्ट, इसलिए बड़ा कॉन्फिडेंस से हम टैक्स वालों की बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो इसमें कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं होगा। इसी तरह सोचा करना है पेपर में कि टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, कैश अकाउंटिंग वाली दुनिया में पेएबल्स रिसीवेबल्स नहीं होते। ओके, इस पे थोड़ा सा सोच लेते हैं कि ये टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है, और फिर रटा भी देख लेंगे। अच्छा मोहतरम, ये जो 15 रुपए है अगले साल क्या होगा? रिसीव, फ्यूचर को देखना है, फ्यूचर देखना है। जब भी आपने यहां पे सोचना है ना टैक्सेबल या डिडक्टेबल, तो आपको कहा है फ्यूचर को देखना है। फ्यूचर में ये 15 क्या होगा? जब फ्यूचर में ये 15 रिसीव होगा तो मोहतरम फ्यूचर में इस पे टैक्स भी देना पड़ेगा। तो क्या कहूं इस 15 को? टैक्सेबल इन, ये तो इनकम है ना, ये तो डिडक्ट नहीं होनी, टैक्सेबल इन फ्यूचर। तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लेकिन कोई नहीं, पेपर में टाइम नहीं होता, इसलिए रट्टा वाली चीज जरा जाके देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल किस नेचर का अकाउंट है? एसेट नेचर का, लायबिलिटी नेचर का? एसेट नेचर का। Where the carrying amount of asset is greater than tax base of asset, it is taxable temporary difference. तो ये रूल 1 लगा है यहाँ पे। द रीजन इसका ये एसेट है और ग्रेटर है। आप ब्लैक शर्ट, इधर आपने मुझे इधर सोच के बताना है कि 15 के साथ क्या करना है। अच्छा, वजह भी बताओ ना साथ, रीजन भी बताओ, समझाओ। इस आवाज से नहीं मुझे समझ आ रही। क्या खूबसूरत लफ्ज़ ने बोला है, आते आते 300 तक आते आते। सुभान अल्लाह, मुझे पसंद आया लफ्ज़ 300। हाँ बस बोलो ना, आते आते मुझे पसंद है। आते आते के साथ बोलना है आपने, तक आते आते बोलो। P&L में जा चुकी है ना, इनकम में जा चुकी है। तो 300 तक आते आते इनकम क्या हो चुकी है? अकाउंटिंग वाले 300 तक पहुंचते पहुंचते इनकम ऐड कर चुके हैं। इसके लिए सोचना कुछ नहीं है, अकाउंट देख के डिसीजन लेना है कि अकाउंटिंग वाले क्या कर चुके हैं। अकाउंटिंग वाले 300 तक आते आते ऐड कर चुके हैं 15 रुपए की इनकम। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं कि 15 रुपए की इनकम को पड़ा रहने दो, या फिर इस इनकम को मिलने पे इनकम में डालो। अभी तो मिलेबल है, सॉरी अभी तो मिली नहीं, अभी तो मिली नहीं। तो जब अभी मिली नहीं तो फिर इसको इनकम में हम नहीं डाल सकते। अब काउंटिंग वाले क्या कह रहे हैं? इनकम में डाल चुके हैं। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? जब मिले तो इनकम में डालो। तो फिर अकाउंटिंग वाले इनकम में डाल चुके हैं तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। क्या नाम रखें इसका? इंटरेस्ट इनकम उल्टा दें, इंटरेस्ट इनकम उल्टा दें। कितने से? 15 से। आज दिमाग इस्तेमाल करना पड़े, अटेंटिव रहे, अब चल पड़े दिमाग। आए आगे। पॉइंट 4, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 30 मिलियन। छोड़े परे सब कुछ, अकाउंट बनाते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस जी, किसका अकाउंट बनाना है? इंश्योरेंस एक्सपेंस का।
अच्छा, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ। ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड। तो क्लोजिंग प्रीपेड बोले तो 30। अच्छा, अब मोहतरम शायद आपको ये बात याद हो, दो तरीके से करूंगा। एक तरीका ये कि इस साइड पे कैश आता है, और दूसरा तरीका ये कि प्रीपेड होता ही वो है जो इस साल पे हो जाए और अगले साल खर्चे में जाए। इस साल पे हो जाए और अगले साल खर्चे में जाए। अब थोड़ी सी जरा टेंशन आपने देनी है और टेंशन दे के बात सुननी है कि प्रीपेड होता क्या है। इंश्योरेंस प्रीपेड का मतलब है कि आप बैंक के पास गए, इंश्योरेंस कंपनी के पास गए 27 दिसंबर को और जाके कहा कि बैंक ये मेरी तरफ से रखें 30 मिलियन। बैंक ने कहा 27 दिसंबर को हमने इंश्योरेंस करते, हमारी इंश्योरेंस साल की चलती है, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की हम इंश्योरेंस देते हैं। आपने कहा नहीं यार, पैसे मेरी तरफ से रखें, पैसे आगे पीछे हो जाने हैं। पैसे आप बैंक को जमा करवाए 30 मिलियन, और बैंक को कह के ये आए कि अगले साल मैं सर्विस ले लूंगा। तो बता दें, क्या बैंक को जब आपने पैसे दिए हैं इस साल, तो क्या इस साल खर्चा बुक किया है या पैसे दिए हैं? खर्चा बुक किया है या पैसे दिए हैं? बोलो पैसे। ट्राई करो पैसे। तो बताएं, इस साल पैसे दिए हैं या खर्चा बुक किया है? पैसे दिए हैं इस साल से आप। अच्छा ठीक, चलें पहले आप ऐसा करें, डेफो टैक्स की वर्किंग कर लें, वो जरा आसान डिस्कशन है। इधर 15 चाचू ने लिखवाना था। अच्छा जी, इधर आ जाए। इंश्योरेंस प्रीपेड बोलें तो 30। अच्छा जी, टैक्स वाले जरा देखते हैं कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल वापस नहीं आए चांद से, वो भी चांद पे ही है, और वो कह रहे हैं इट इज डिडक्टेबल व्हेन पेड। वो कैश अकाउंटिंग ही फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं इसको खर्चे में कब डालो, जब, ये बड़ी अजीब सी अकाउंटिंग होती है, खर्चे में तब डालो जब पे करो। पे नहीं करना होता, असल में सर्विस देखनी होती है कब इस्तेमाल हो रही है। बहरहाल ये क्या कह रहे हैं, खर्चे में कब डालो, जब। तो भाई कौन सी अकाउंटिंग है, कैश अकाउंटिंग है एक्रूअल? अगर कैश अकाउंटिंग है तो फिर चार चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ना रिसीवेबल्स, ना पेएबल्स, ना प्रीपेड, ना एडवांस या अनअर्न्ड। चार चीजें एग्जिस्ट नहीं करती कैश अकाउंटिंग में। ओके, अब मोहतरम इस पर थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, सोच लेते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है, इस पे सोच लेते हैं। लेकिन इसमें ना रट्टा जरा ज्यादा जल्दी पेपर में लग जाया करेगा, इसलिए रट्टे वाला सीन आपने हमेशा ऑन रखना है अपना। अच्छा, इस पे थोड़ा सा सोच लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीपेड, मुझे ये बता दें कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जरा थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक 2018 की करंट टैक्स की वर्किंग आपने जहन में रखनी है, एक 2019 की करंट टैक्स की वर्किंग जहन में रखनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो 30 रुपए है, अकाउंटिंग वालों ने इस साल खर्चे में डाला है, नहीं डाला? हाँ, तो पी हैंडल लिखा होता ना मोहतरम। अकाउंटिंग वालों ने इस साल खर्चे में डाला है, नहीं डाला? काफी डिटेल से भी मैंने बात की थी कि 29-27 दिसंबर को बैंक में जाके मैंने 30 मिलियन जमा करवा दिया इंश्योरेंस कंपनी में जाके, उन्होंने कहा अगले साल से मैं सर्विस लूंगा इसकी। तो बताएं, अकाउंटिंग वालों ने इसको खर्चे में डाला है, नहीं डाला? अकाउंटिंग वाले इसको अगले साल खर्चे में डाल रहे होंगे जब इंश्योरेंस की सर्विस लेंगे। अकाउंटिंग वाले इसको खर्चे में, और टैक्स वाले अगले साल ये कहेंगे ना ना ना, इसको तो 18 में तुम्हें खर्चे में डलवा दिया था हमने, क्योंकि ये पे हो गया है। 18 में खर्चे में डालने दिया था तुम्हें, क्योंकि ये पे हो गया था 18 में। हमने तो 18 में ही तुम्हें खर्चे में डालने दिया था, तुम जाके अकाउंटिंग वालों डालो 19 में खर्चे में। हम इस 19 को नहीं मानते, ये जो 19 में जाके इस 30 को नहीं मानते। 2019 में जाके जब हम खर्चे में डालेंगे वो फौरन कहेंगे खर्चा उल्टाओ। अगले साल करंट टैक्स की वर्किंग में हमें ये खर्चा उल्टाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए आज अपने आप को लायबल फील करें, टैक्सेबल इन फ्यूचर। मैं बात दोबारा करूंगा, ये जो शक्लें बनी हुई हैं इन शक्लों को इंशाल्लाह नॉर्मलाइज करना है हमने। ये जो ऐसे ऐसे कुछ 2-4 मुझे नजर आ रही हैं अभी भी, तो इन शक्लों को नॉर्मलाइज करना है। लेकिन पहले जरा रट्टे से देख लें, ये क्या है? एसेट है। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, ठीक है ना? नारा नहीं मारना, रट्टा जिंदाबाद प्लीज। ऐसी बात नहीं है, फिर इतनी जान ऐसी लगाई है, जान दोबारा लगाएंगे अभी। लेकिन फिलहाल रट्टा जिंदाबाद का नारा आ जाए, रट्टा जिंदा।
कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज, हमारी तो जिंदगी आसान है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ, छी इतना टाइम नहीं होता पेपर में, अगला सवाल भी करना होता है। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, इसलिए इट इज कॉल्ड एज, बोलें छी, बड़ा कॉन्फिडेंस रट्टे के बाद। तो ये देख लें, ये रूल 1 लगेगा इस पर। अच्छा, अब हमने डिस्कशन ये कर रहे थे कि ये यहाँ पे टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है फ्यूचर में, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, एक है 2018 का साल और एक है 2019 का साल। अब आपने मेरे साथ साथ रहना, एक भी चीज पे इंटरेस्ट लूज नहीं करना। 18 के साल में अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाले, वो सारी बात जहन में लाएं। 27 दिसंबर को बैंक को जाके मैंने 30 मिलियन की इंश्योरेंस जमा करवा दी कि अगले साल मैं आपसे सर्विस लूंगा। तो बताएं 18 में हम अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाले। जब 18 में हम अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में नहीं डाला तो टैक्स वाले कह रहे हैं डिडक्ट व्हेन पे। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? डिडक्ट व्हेन पे। तो टैक्स वाले खर्चे में डलवाएंगे, हमने खर्चे में नहीं डाला हुआ तो टैक्स वाले खर्चे में डलवाएंगे। पहले करंट टैक्स को साथ ही फारिग कर लेते हैं, फिर डेफर्ड टैक्स की डिस्कशन भी कर लेते हैं। टैक्स वाले खर्चे में डलवाएंगे। अच्छा क्या क्या लफ्ज बोला था आपने? आते आते। अच्छा जी देखिए भाई इधर सारे 300 तक आते आते हम अकाउंटिंग वालों ने खर्चा बुक किया है। एक्सेलेंट, क्योंकि कैश का लफ्ज आपको नजर आ रहा है ना। 300 तक आते आते हम अकाउंटिंग वालों ने खर्चा बुक किया। It is deducted when paid. टैक्स वाले क्या? वो deducted guys when paid. तुम डिडक्ट करो when pay करो। हमने कहा we have not deducted. Oh, deducted because it is paid. वो कह रहे हैं डिडक्ट करो जब पे करो। तो ना इंश्योरेंस एक्सपेंस मैं नहीं उल्टा रहा, मैं इंश्योरेंस पेमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं। उधर एक्सपेंस उल्टा रहा था, इधर पेमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं। अल्फाज जरा समझने के लिए अच्छे लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं। इंश्योरेंस की पेमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब वो जो स्काई ब्लू लाइन लिखी हुई ना, कैमरा उधर लेके जाओ। इट इज डिडक्टेबल व्हेन पेड, ये देख लें। जैसे ही पे हुआ है डिडक्ट कर लो, इसको माइनस कर लो। अच्छा इस एतबार से अब आखिरी दफा सोच लें, कोई नहीं खैर है सोचने में क्या मसला है। क्या अकाउंटिंग वालों ने 18 में खर्चे में डाला है? देखें क्या अकाउंटिंग वालों ने 18 में खर्चे में डाला है? तो भाई ने जो लफ्ज बोला था आते आते तक माइनस हुआ, नहीं माइनस हुआ। क्या टैक्स वाले कह रहे हैं कि पेमेंट करते ही खर्चे में डालो? नजर मारे पेमेंट हो गई है, तो कह रहे हैं पेमेंट करते ही खर्चे में डालो, तो खर्चे में डालना पड़ेगा फिर हमें मजबूरन। इधर माइनस हो गया। अच्छा अगले साल सोचें अब क्या होगा। अगले साल क्या होगा सोचें। अगले साल जब आएगा तो अगले साल 27 दिसंबर 2018 को तो हम जमा करवाए थे इंश्योरेंस का खर्चा, प्रीपेड कर रहे थे। अगले साल हम सर्विस इस्तेमाल करेंगे और खर्चे में डालेंगे, और आते आते अगले साल जो भी प्रॉफिट होगा अगले साल का, उस तक आते आते हम अगले साल माइनस कर देंगे। टैक्स वाले कहेंगे चाचू पिछले साल की माइनस कीता सी, उर्दू में क्लास। टैक्स वाले कहेंगे पिछले साल क्या माइनस किया था, तो इस साल अब आपको माइनस। तो 19 में जैसे ही हम माइनस करेंगे फौरन करंट टैक्स की वर्किंग में वो क्या करवा देंगे, ऐड करवाने से टैक्सेबल प्रॉफिट, तो टैक्स देना पड़ेगा। तो वी शुड फील टैक्सेबल, वी शुड फील टैक्सेबल या लायबल। डीटीएल इसके बेटे का नाम आपने रख दिया ना, मैं बाप तक था, अब बेटे तक पहुंच गए। ओके हमारी दोस्ती बच्चे के साथ होगी यहाँ। अच्छा जी दोनों के साथ दोस्ती लगानी है। चलो जी अब ये देख लें यार, 3 चीजें फारिग हो गई। क्या क्या? पेबल, रिसीवेबल, प्रीपेड। आखिर में क्या रह गया होगा? अन। इस पे आप खुद सोच लीजिएगा। इस पे अब सोचना मुझे पता है पड़ रहा है, क्योंकि प्रीपेड और अनअर्न्ड पे थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। इस पे अब आप खुद सोच लें आराम से, 3 मिनट में आपको दे रहा हूं। नहीं डन डोंट नहीं, प्लस माइनस नहीं करना, सोच के साथ। मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूं दोबारा कि 27 दिसंबर को किसी बंदे ने आके आपकी जेब में पैसे डाल दिए 25 मिलियन। आपने कहा यार हो गई हो यार 2.5 करोड़ यार कसमें। अच्छा 27 दिसंबर 18 को किसी ने जेब में आके कितने पैसे डाल दिए? 25 मिलियन। और अब आपने अगले 1000 साल उसको अपना घर किराए पे दिए रखना है। नहीं सॉरी 25 मिलियन। अच्छा तो किसी ने आके 25 मिलियन आपकी जेब में डाल दिए, अब अगले 1 साल तक आपने उसको अपना घर किराए पे दिए रखना है। तो अभी पैसे आ गए हैं, लेकिन कमाएंगे किस साल? अगले साल। लेकिन देख लें टैक्स वाले क्या कह रहे हैं। सारा सोचें, करंट टैक्स में भी सोचें और डेफर्ड टैक्स में भी सोचें, डिडक्टेबल टैक्सेबल क्या होगा।
ओके, कौन सा करंट? करंट लायबिलिटीज इंक्लूड रेंट रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा जी, रेंट अगर एडवांस में आ जाए तो फिर रेंट रिसीवेबल होगा या रेंट अनअर्न्ड होगा? पहले तो इतनी सी लाइन से ना डिसीजन लिया करें उन चार में से क्या चीज है। चार चीजें पढ़ी हैं आज, तो ये रेंट अनअर्न्ड है या रेंट रिसीवेबल है? अभी विद कैरिंग अमाउंट ऑफ 25 मिलियन। ओके, पहले इतनी सी बात पढ़ के टी अकाउंट बना लेते हैं। असल में ना टी अकाउंट बना के हमें ये पता चल जाता है कि चीज P&L में गई है या कैश में गई है। एक दो दिन बाद आप ये कहा करेंगे टी अकाउंट मैंने जुबानी सोच लिया था कि कैश है या P&L है। ठीक है, कोई हर्ज नहीं, एक दो दिन बाद ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी बनाना सीखें, क्योंकि आने वाले दिनों में दो ब्रॉड डाउन्स कैरी डाउन्स आने हैं, तो फिर बनाने पड़ेंगे अकाउंट, कभी ना कभी जरूर बनाने पड़ेंगे जी। रेंटल इनकम रिसीवेबल है या एडवांस में रिसीव हो गई है? क्लोजिंग अनअर्न्ड या क्लोजिंग एडवांस पे लिख सकते हैं 25। अच्छा, अब आप मुझे बताएं अनअर्न्ड अर्न कब होगा? अनअर्न्ड अर्न इस साल अनअर्न्ड है, अगले साल क्या होगा? अर्न, यानी P&L में जाएगा, अगले साल P&L में जाएगा, तो इस साल। और सुबह बात की थी इस अकाउंट में ना, चुप, ये होता है कभी, लेकिन अभी ठहरो। अच्छा, तो बात की थी कल की, क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट रेंटल इनकम, तो कैश इसी साइड पे आता है ना। ओके, अब आप जो माशाल्लाह मजे से घुटने को वो आसमानों तक चेहरे के करीब रख के बैठे हुए हैं, खड़े हो जाए, कोई मसला नहीं, रिलैक्स होकर बैठा करो, मैं लेटना लेट जाओ आखिरी रो में जाके, अभी खड़े हो। अच्छा, करंट टैक्स की वर्किंग में थोड़ी सी रोशनी डालो, करंट टैक्स की वर्किंग में रोशनी डालो। और आपने एक लफ्ज बोलना है आते आते, तो पहले ही बोल चढ़े आते आते 300 तक आते आते पूरा करना 300 तक आते आते हम अकाउंटिंग वालों ने, खैर जना यार पूरी बात करते, छोड़ इनको सबको, समझ मैं और तू है सर क्लास, चल बोल अब। हाँ बोल। 300 तक आते आते बिल्कुल सही। हम अकाउंटिंग वालों ने क्लोजिंग तो आ रहा है, उसको छोड़ तू, फिक्रा पूरा कर। 300 तक आते आते हम अकाउंटिंग वालों ने इस 25 को, हम अकाउंटिंग वालों ने P&L में नहीं डाला, ये बोलवाना जबरदस्त। अच्छा, 300 तक आते आते हम अकाउंटिंग वालों ने इनकम में नहीं डाला, ये पहली बार डिसाइड होगी। टैक्स वाले कह रहे हैं जब पैसे आ जाएं फौरन इनकम में डाल देना, तो पैसे तो टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? इनकम में अभी डाल दो। क्यों? क्योंकि पैसे आ गए हैं। टैक्स वाले कह रहे हैं जब पैसे आए तो इनकम में डालें, तो पैसे तो आ चुके हैं, तो टैक्स वाले कह रहे हैं इनकम में डालो, ऐड क्या? रेंट रिसीव्ड। क्लियर? ओके, और इधर तो आसान सी कैलकुलेशन होगी, अनअर्न्ड रेंटल। जी अच्छा, ऐसी दुनिया में टैक्स वाले हमें ले गए हैं जहां कैश अकाउंटिंग है, द रेंट इज टैक्स्ड ऑन कैश अकाउंटिंग। टैक्स वाले ऐसी दुनिया में ले गए हैं जहां कैश अकाउंटिंग है, तो क्या करें जी? जीरो। अच्छा, वैसे तो ये अनअर्न्ड रेंटल होती है, लिख लें करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज के केस में रूल 3 लगता है, और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लेकिन थोड़ा सा सोच लेते हैं डिडक्टेबल कैसे है, इस पे जरा अटेंटिव रहा करें। 18 में हम अकाउंटिंग वालों ने इनकम में नहीं डाला, भाई थोड़ा सा भी ये धागा एक चेन बन रही है, लूज ना करना, 3-4 बातें करके नतीजे पे पहुंचेंगे। 18 में हम अकाउंटिंग वालों ने इनकम में नहीं डाला, और टैक्स वाले कह रहे हैं मिल गया है तो इनकम में डाल दो। ठीक है, अब सोचते फ्यूचर के एतबार से हैं, तो सोचना फ्यूचर के एतबार से। फ्यूचर 2019,
2019 में अनअर्न्ड अर्न होगा, हम अकाउंटिंग वाले इनकम में डालेंगे। बिल्कुल 2019 में आते आते हम अकाउंटिंग वाले इनकम में डाल देंगे। जब हम अकाउंटिंग वाले इनकम में डालेंगे, टैक्स वाले कहेंगे यार इनकम में दोबारा ना डालो, तुम लोगों ने तो पहले ही इनकम में हमारे कहने पे डाल दिया हुआ है करंट टैक्स की वर्किंग में, तो इनकम मैंने दोबारा ना डाला, तो वो इनकम से निकलवाएंगे, उसे इनकम से निकलवाएंगे, अगले साल करंट टैक्स की वर्किंग में से माइनस करवाएंगे। तो माइनस का क्या मतलब है? डिडक्टेबल इन फ्यूचर। तो दैट इज कॉल्ड एज, बोले, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। रूल 3 भी लगेगा वैसे, आगे नहीं पढ़ना अभी। अच्छा, व्हाट आई फील के डेफर्ड टैक्स की वर्किंग आसान है बहुत, वो इजी मार्क्स होंगे, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस होगी, और वो 4 रूल भी लग जाए तो आप जल्दी से जवाब दे दिया करेंगे। तो हम पहली से आखिरी एडजस्टमेंट तक दोबारा पढ़ने लगे हैं, और करंट टैक्स के एतबार से थोड़ा सा सोचेंगे चीजों को, एक दफा करंट टैक्स के एतबार से जरा रिवीजन करनी है। अच्छा जी, बल्कि छोड़े परे, टी काउंट सामने रख के डिस्कशन शुरू कर देते हैं। हम अकाउंटिंग वाले इस साल इसको किस में डाल चुके हैं? खर्चा में माइनस कर चुके हैं, खर्चा बना के हम अकाउंटिंग वाले इसको इस साल माइनस कर चुके हैं। टैक्स वाले कह रहे हैं इसको तब माइनस करना जब अगले साल पे करना, तो फिलहाल फिर टैक्स वाले इसे क्या करेंगे? ऐड। समझ आ गई? हम अकाउंटिंग वाले इसको इस साल इनकम में डाल चुके हैं, टैक्स वाले कह रहे हैं जब अगले साल रिसीव हो तो इनकम में डालना। तो इस साल जो हम अकाउंटिंग वाले इनकम में डाल चुके हैं उसे टैक्स वाले क्या कहेंगे? निकाल दो। हम अकाउंटिंग वालों ने इसको इनकम में, सॉरी, खर्चे में नहीं डाला, टैक्स वाले कह रहे हैं पे हो गया तो डाल दो खर्चे में, तो हमने खर्चे में डाला नहीं, वो कह रहे हैं खर्चे में डालो, ऐड कर दो। हम अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में, देख लें पीएनएल में कुछ नहीं आ रहा, हम अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में नहीं डाला, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? जब पे हो तो खर्चे में डालो, पे तो हो गया, पे तो हो गया, तो कहां डाल दें फिर? खर्चे में डाल दें, डालें खर्चे में। हम अकाउंटिंग वालों ने इनकम में नहीं डाला, टैक्स वाले कह रहे हैं, टैक्स वाले कह रहे हैं जब मिल जाए तो इनकम में, वो तो मिल गया, मिल गया, हमने तो इनकम में नहीं डाला लेकिन मिल गया, तो टैक्स वाले क्या कहेंगे? इनकम में डाल दो, इसलिए इसको क्या किया? ऐड किया। अच्छा जी, अब करंट टैक्स के लिए भी ना एक थोड़ा सा रट्टा है, वो आपको लगवाने लगाऊं, ताकि अगर पेपर में सोचने का टाइम ना हो तो करंट टैक्स के अंदर भी जो है वो आप ऐसे ही गुजारा चला सकें। ये पेज 741 पे आ जाए, पेज 741 पे, 742, 742, टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। अच्छा, ये जो अभी हम सवाल करें ना, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो हम कर रहे थे अभी। इसकी मैंने आपको एडजस्टमेंट 2 कराई है, 3 कराई है, 4 कराई है और 5 कराई है। इन चारों में क्या था? इन चारों में टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग, इसको हम सबर का सिनेरियो क्या करेंगे? हमें सबर करना पड़ेगा। सबर करने का मतलब है थोड़ा सोच फिकर करके, थॉट प्रोवोकिंग, उसके बाद हमें नतीजे पे पहुंचना है। तो जब भी टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो करेंगे ना, तो हमारी वाली अकाउंटिंग से हिल रहे होंगे ये, तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, सोचने में फिर सबर की जरूरत होगी। अच्छा, हाउ टू टैकल? सबसे पहले आपने पेपर में क्या किया करना है? प्रिपेयर टी काउंट ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम। जब भी पेपर में आया करेगा आपने टी काउंट बना लिया करना है, एक्सपेंस का जरूरत पड़े एक्सपेंस का, इनकम का जरूरत पड़े इनकम का। करंट टैक्स की वर्किंग में रट्टा लगाने लगाऊं। करंट टैक्स वर्किंग में क्या करना है? इन करंट टैक्स वर्किंग रिवर्स इनकम एंड एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड पेमेंट और रिसीट। एक्सपेंस और इनकम उल्टा देने, क्योंकि उसको टैक्स वाले नहीं मान रहे, बल्कि टैक्स वाले मान रहे हैं पेमेंट को या रिसीट को। खर्चों के लिए पेमेंट को, इनकम्स के लिए रिसीट को। टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग नहीं मान रहे? एक्सपेंस इनकम्स हमारे वाले नहीं मान रहे, बल्कि क्या चाह रहे हैं? पेमेंट और रिसीट को रिकॉर्ड करो, और उल्टाओ क्या? इनकम और एक्सपेंस। बोले बोले करंट टैक्स की वर्किंग में उल्टाना क्या है और रिकॉर्ड क्या करना है?
ये जरा समझिएगा, इनकम और एक्सपेंस उल्टाना, रटा रटा रटा, इनकम एक्सपेंस उल्टाना। ये क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस उल्टा दे, लो जी रट्टा भी। कोई सोचना नहीं पड़ा, कोई सोचना नहीं पड़ा। 2018 में रट्टा एक्सपेंस उल्टा दिया। अच्छा, रट्टा क्या मारा हमने? करंट टैक्स की वर्किंग में इनकम या एक्सपेंस नजर आ रहा हो तो उसे उल्टा दें, और पेमेंट या रिसीट नजर आ रही हो तो उसे रिकॉर्ड कर दें। अच्छा जी, ये एक्सपेंस है, ये क्या है? इनकम को इनकम को उल्टा दें, नेगेटिव साइन था, उल्टा दिया, बस रट्टा चल जाएगा पेपर में। उल्टाना है बस, एक्सपेंस इनकम को उल्टाना है। और अगर कभी नजर आ जाए आपको पेमेंट या रिसीट्स, उसे क्या कर दें? रिकॉर्ड कर दें। पहले डिसाइड करना है पेमेंट या रिसीट है। एक्सपेंस अकाउंट में पेमेंट आती है, इनकम अकाउंट में रिसीट आती है। पहले डिसाइड कर लेना पेमेंट है या रिसीट है। ये कौन सी किस नेचर का अकाउंट है? तो ये पेमेंट है, रिसीट है। पेमेंट को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है पेमेंट को। पेमेंट्स कैसे रिकॉर्ड होती हैं? लेस करके। पेमेंट्स कैसे रिकॉर्ड होती हैं? रट्टा भी समझाना पड़ता है थोड़ा। पेमेंट क्या होती हैं? लेस होती हैं। पेमेंट को लेस कर दें। ये क्या है? पेमेंट है, रिसीट है? रिसीट को रिकॉर्ड करना है। जरा सोचें, रिसीट्स रिकॉर्ड किस साइन के साथ होंगी? प्रॉफिट्स में किस साइन के साथ रिकॉर्ड होंगी? ऐड के साथ। तो रिसीट को क्या कर दिया? इसलिए मैंने एक्सपेंस, इनकम और रिसीट और पेड के लफ्ज लिखे थे, ताकि यहां से भी जरा आपको बात समझ आ जाए। तो बिल्कुल इसको स्टार डाल लें यहां पे, ये रट्टा 100% चलेगा। ऐसी सूरत में कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा करंट टैक्स में कि इस साल क्या हुआ, अगले साल क्या होना है। और तीसरा स्टेप मोहतरम, ये भी एक रट्टा बिल्कुल, इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग्स। अच्छा, ऐसा सारा कब होगा? ये सारा कब होगा? ये सब कुछ कब करना है? जब टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? कैश अकाउंटिंग। और हमें कहां से पता चला कि टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? ये जो स्काई ब्लू में चारों लाइनें हैं, इन चारों लाइनों में ये लिखा हुआ है कि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। ओके, in deferred tax workings, carrying amounts will appear and tax base will be, in deferred tax workings, बोलो बोलो बोलो, carrying amounts will appear, however tax base will be zero। कब टैक्स वालों की दुनिया में टैक्स बेस जीरो होगी? जब वो कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। ये होगी मोहतरम हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2, 3, 4 और 5। ओके, आए पेज 744 पे। अब आपने अपनी किताब से नहीं देखना, किताब से नहीं देखना, चलें जी पढ़ें। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड, यार खर्चों के लिए क्रूड का मतलब क्या बताया था? पेबल या प्रीपेड? पेबल। ब्रैकेट में छोटे छोटे नाम लिखे हुए थे इनके, ये पेबल हैं। करंट लायबिलिटीज में सैलरी पेबल पड़ी है विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 13 मिलियन। और बिजली का बिल भी वैसे पेबल था, तो ये तो आ जाके उसी तरह की चीजें दोबारा शुरू होने लगी है मेरे ख्याल से। तो करंट लायबिलिटीज में बोले क्या पड़ा है? सैलरीज पेबल। तो अकाउंट बनाए सिंपल सा, वर्किंग 7। सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस जी मोहतरम। पेबल, जादू बताएं, जादू पेबल कहां होने? ओपनिंग, क्लोजिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल 13, इधर 12 थे। अच्छा जी, और आप बता दें पेबल पे कब होता है? वो बोले अकाउंटिंग वालों की नजर में पेबल पे कब होता है? तो इस साल किस में जाएगा? पर्चे में। ये भी सीखा करेंगे अकाउंट कैसे बनाना है। पेबल पे कब होगा? अगले साल। तो पर्चे में। और वैसे आपको पता है ये साइड भी बैलेंस करनी थी, तो यही साइड P&L के लिए खास है, ये साइड कैश के लिए नहीं है। क्लियर? ओके, क्या है? सैलरी पेबल कितनी? 13। देखिएगा छोड़े, क्या दिखाना आपको?
चलें देखें, छोड़े करे। दिलों को थाम लें, हो सकता है एकदम ऊंची आवाज में बोलूं मैं। द खर्चा, द खर्चा, द खर्चा कितना है? 13। द खर्चा will be deducted when paid, will be deducted when paid. The kharcha has been deducted for, the kharcha has been deducted for tax purpose as well. As well क्लास मैंने एम्फेसिस देने के लिए बोला था कि समझ आए। The खर्चा has been deducted for tax purpose as well. ये किताब बोली मुझे भी जमीन पे आना आता है, मैं सिर्फ चांद पे नहीं रहता, मुझे भी पता है तुम्हारी एक्रूअल अकाउंटिंग क्या है, और मुझे भी ये एक्रूअल अकाउंटिंग लगानी आती है। तुम लोग जो लगे होते थे ना चांद पे ले जाओ और बंदे लाके घुमा रहे होते थे सरों के ऊपर, उसके अलावा भी मुझे भी पता है तुम्हारी एक्रूअल अकाउंटिंग आती है। The खर्चा has been also deducted for, खर्चा टैक्स वालों ने भी डिडक्ट कर लिया। हमने कहा अभी तो पे नहीं हुआ, टैक्स वालों ने कहा सर्विस तो इस्तेमाल होगी थी यार, कहते सर्विस तो रेंडर होगी थी ना, एम्प्लॉय सर्विस तो देके चला गया था। हमने कहा अभी पे नहीं किया, कहते कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। द खर्चा हैज बीन डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? मींस टैक्स वाले भी कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? एक्रूअल अकाउंटिंग। टैक्स वाले भी कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? एक्रूअल अकाउंटिंग। वो कहते हैं खर्चे को डिडक्ट कर लो, मानिएगा ना मानिएगा बात, उनको पेबल भी फिर बनाना पड़ेगा। अगर वो खर्चा बुक करेंगे ना तो कैश तो क्रेडिट कर नहीं सकते क्योंकि कैश तो अभी तक पे नहीं हुआ, मजबूरन उनको पेबल भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब बता दें टैक्स वालों की नजर में पेबल्स वाली दुनिया एग्जिस्ट करती है? अब यहां क्या लिखें? 13। हम अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाल दिया है 13। जरा नजर मारें, ये तो अकाउंटिंग का टी काउंट होता है ना, ये तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। हम अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में कितना डाल दिया है? 13। जरा देखते हैं टैक्स वाले क्या कह रहे हैं। हम अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाल दिया 13। द रिलेटेड एक्सपेंस हैज बीन डिडक्टेड फॉर, वो कहते हैं टैक्स पर्पस के लिए भी इसे डिडक्ट कर लो। द रिलेटेड एक्सपेंस हैज बीन डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पस, टैक्स पर्पस के लिए भी इसे डिडक्ट कर चुके हो तुम। तो हमने कहा हमने अकाउंटिंग के लिए भी कर लिया, उसने कहा टैक्स वालों की नजर में भी तुमने कर लिया, परेशान ना हो। अब बताएं हम अकाउंटिंग वाले खर्चा डाल चुके हैं, टैक्स वाले कह रहे हैं खर्चा डाल दो, ठीक है अच्छी बात है। तो यहां भी अब कोई इख्तलाफ नहीं है, देखें यहां भी इख्तलाफ नहीं है, यहां भी हमारे और टैक्स वालों में इख्तलाफ नहीं है, और यहां तो बाय डिफॉल्ट कोई इख्तलाफ नहीं होगा, इसलिए तो इधर तो कुछ ऐड करके लेस भी करना, टाइम जाया करना होगा पेपर में। तो ये तो एडजस्टमेंट इस काबिल भी नहीं कि करंट टैक्स के फेस के ऊपर आए, लेकिन इधर हम जरूर वर्किंग में शो कर दिया करेंगे ताकि इसके मार्क्स मिले हमें। लेकिन इधर मार्क्स कोई नहीं लेने होते, बस सोचना होता है। करंट टैक्स तक पहुंचते अकाउंटिंग वालों ने, सॉरी प्रॉफिट तक पहुंचते हुए आते आते अकाउंटिंग वालों ने माइनस कर दिया हुआ था। कैसे पता चला? P&L का लफ्ज पढ़ के, P&L का लफ्ज पढ़ के आते आते अकाउंटिंग वालों ने माइनस कर दिया हुआ था। और टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? द रिलेटेड खर्चा इज डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पस, टैक्स पर्पस के लिए भी खर्चा डिडक्ट कर लो। थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ा मुश्किल है, हैज बीन डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पस, लेकिन बस खर्चा माइनस हो गया। सो अच्छा, अब मोहतरम अगर आप पेज जिसे दी पेज 742 पे आए, पेज 742 पे, इफ टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग, हाँ इनकी दुनिया में भी अक्रूवल एग्जिस्ट करती है। और सैलरीज जो है ना, सैलरीज में ये कहते हैं कि हमें अक्रूवल की दुनिया पसंद है, ठीक है। अच्छा, कुछ जगहों पे ना टैक्स वालों के पक्के ठक्के रूल्स हैं, कुछ जगहों पे टैक्स वालों के रूल्स कभी कुछ होंगे कभी कुछ होंगे। जहां जहां टैक्स वालों के पक्के ठक्के रूल्स है ना, वो आपको मैंने लिखने की जरूरत नहीं, मैं मोटे मोटे जबानी याद करा दूं। लीज में टैक्स वाले हमेशा क्या करेंगे? रेंटल माइनस कर लो। लीज में टैक्स वाले हमेशा क्या करेंगे? रेंटल माइनस कर लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में हमेशा टैक्स वाले कहा करेंगे कि वेट करो एक्चुअल बैड डेट राइट ऑफ होने दो। ग्रेचुटी और वारंटी में टैक्स वाले हमेशा ही कहा करेंगे पेमेंट का वेट करो। ये 3 4 5 ना टैक्स वालों के पक्के रूल्स हैं। फाइन हमेशा ही नॉट अलाउड होगा, ये उनके पक्के रूल्स हैं। लेकिन सैलरीज, इंश्योरेंस, रेंट,
इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे कभी टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग पसंद करेंगे, कभी सवाल बता दिया करेगा, सवाल बता दिया करेगा। पक्की ठक्की बातें पुरानी थी, जो आज की क्लास से पहले पक्की ठक्की बातें थी कि टैक्स वाले हमेशा रेंट माइनस करने देंगे लीज में, टैक्स वाले ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर वारंटी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन तीनों को नहीं मानते, बल्कि जब एक्चुअल खर्चा हो तब मानते हैं। ये पक्की ठक्की बातें हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगी, इनमें कभी टैक्स वाले अप्रूवल बेस पे नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे अकाउंट आज नए डाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, रेंट, इनमें कभी टैक्स वाले कैश, कभी एक्रूवल। नहीं 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 नहीं, टैक्स रूल्स में लिखी होंगी ये बातें, आप बस पढ़ लिया करेंगे, पेपर में आपको गिवन होंगी। ओके, पढ़ें जी। इफ टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग, यार फिर आपने सब्र नहीं करना, फिर आपने शुक्र करना है। जैसे एडजस्टमेंट 6 थी हमारे क्वेश्चन की आज की, और फिर 3 स्टेप्स आपने क्या करने हैं, प्रिपेयर टी अकाउंट ऑफ, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन करंट टैक्स में, कोई कुछ नहीं करना। अभी देख लें, ये जो एडजस्टमेंट ताज़ा कराई है, इसमें करंट टैक्स में कुछ नहीं किया। इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग, कैरिंग अमाउंट विल एंड टैक्स बेस विल बी 0, नहीं 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 नहीं, कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। जी हाँ, ये वाला पॉइंट 2, हाँ पिछले वाला पॉइंट 2 क्लियर नहीं जो रट्टा लगवाया, वो तो रट्टा था, ऐसे समझ लो। वो भी ये कह रहे हैं मुझे पिछले वाला पॉइंट 2 क्लियर नहीं है। तो देखें, जब टैक्स वाले क्या फॉलो कर रहे हो, कैश अकाउंटिंग, यानी कि हमारे सवाल में इन वर्किंग्स में टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे, जब टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो एक्सपेंस, ये पुरानी बात की तरफ ले गए, एक्सपेंस और इनकम को उल्टा दो। एक्सपेंस को उल्टाते कैसे हैं, इनकम्स को कैसे उल्टाते हैं, ये रट्टा लगवाया था। और रिसीट्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, रिसीट्स, वैसे ही रिसीट, कोई भी रिसीट हो प्रॉफिट में ऐड होनी चाहिए, रिसीट्स को ऐड करके और पेमेंट्स को लेस करके। तो रट्टे में ये लिखा हुआ था, एक्सपेंस और इनकम को उल्टा दो और रिसीट और पेमेंट को रिकॉर्ड करो, अगर सोचने का टाइम ना हो पेपर में। ओके, अगली एडजस्टमेंट जी। ओ तेरी खैर, लॉन्ग जंप। डेटर्स आ जाओ, डेटर्स हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ, बस आगे नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना। डेटर्स हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 50 मिलियन। अच्छा, ये अकाउंट ना डेटर का तो बचपन वाला बनाए, इधर कोई नई चीज नहीं है। डेटर्स की कैरिंग अमाउंट बताएं, 50। डेटर्स हैव, डेटर का कैरी डाउन तो इधर ही आता है, आपको याद होगा। डेटर्स हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 50 मिलियन। अब देखते हैं टैक्स वाले क्या कह रहे हैं। अच्छा एक मिनट, पहले अकाउंट तो पूरा कर दें यार। इसकी क्या वजह होगी, इसकी क्या वजह होगी, मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। देखें इधर, सेल 200 की हुई होगी, कैश 150 आ गया होगा, ऐसी मिसाल दे रहा हूं। दिस कुड बी अ वेरी वैलिड रीजन कि सेल 200 की होगी और कैश 150 आ गया होगा। लेकिन ऐसे ही अपने आप को परेशान क्यों करें, सेल वाली साइड में मैं लिख देता हूं 50, ठीक है। तो कैरी डाउन अगर डेटर में आ रहा है तो सेल हुई है तो आ रहा है ना, कैरी डाउन अगर डेटर में आ रहा है अकाउंट में तो सेल हुई है तो आ रहा है ना। तो सेल ज्यादा हुई होगी, कैश कम आया होगा, जिसकी वजह से अभी तक कोई डेटर ने पैसे देने हैं। तो कैरी डाउन मैंने इधर लिखा, सेल इधर लिखी। द रिलेटेड रेवेन्यू, एक मिनट, अब 2 ऑप्शंस हैं। द रिलेटेड रेवेन्यू, रिलेटेड रेवेन्यू कितना है इस 50 का, 2 ऑप्शंस हो सकती हैं, जल्दी जल्दी बता दें। द रिलेटेड रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड व्हेन रिसीव्ड, अगर ये लिखा होगा तो बता दें क्या मतलब है इस बात का। फिर तो इख्तलाफ आ गया हमारे और अकाउंटिंग वालों में, फिर तो कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं वो, फिर तो हमें सब्र करना पड़ेगा और सोच सोच के चीजें करनी पड़ेंगी। अगर लिखा हो द रिलेटेड रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड व्हेन रिसीव्ड, लेकिन आज चलते हैं देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The related revenue has been included in taxable profit, कहता है ये taxable profits में भी मेरी तरफ से इंक्लूड कर लो,
या मैंने कर दिया, समझ लें, जो मर्जी समझ लें, इंग्लिश थोड़ी सी जरा टफ है। द रिलेटेड रेवेन्यू हैज बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट में भी ये सेल शामिल होगी, सोचें जरा, अकाउंटिंग प्रॉफिट में भी ये सेल शामिल है, और कहते हैं टैक्स लगाने वाले प्रॉफिट्स में भी मैं चाह रहा हूं शामिल हो जाए। तो बता दें रिलेटेड रेवेन्यू इज टैक्सेबल या इज इंक्लूडेड इन, हैज बीन इंक्लूडेड इन प्रॉफिट्स। तो क्या इसने सेल में डाल दिया है या डालेगा जब पैसे आएंगे? इट मींस टैक्स अथॉरिटीज यूज। अब बता दें क्या करना है। अच्छा, हम अकाउंटिंग वालों ने 300 तक आते आते 50 की सेल डाल दी है। हम अकाउंटिंग वालों ने 50 की सेल डाल दी है आते आते 300 तक, और टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? हैज बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट्स में भी हमारी तरफ से पड़ी रहने दो, कोई मसला नहीं। आप बता दें क्या करें? करंट टैक्स की वर्किंग में कुछ भी नहीं करें। अच्छा, इधर आ जाएं। डेटर का कैरी डाउन कितना आ रहा है? 50। टैक्स वालों की नजर में अगर ये आपने डालना है तो फिर टैक्स वालों को मजबूरन याद रखिएगा कैरी डाउन भी बनाना पड़ेगा इसे, क्योंकि ये पैसे जब टैक्स वाले आज इनकम में डाल रहे हैं तो आए तो है नहीं, तो अगर इनकम में डाल रहे हैं तो वो मजबूर हो जाएंगे क्या बुक करने पे? रिसीवेबल बुक करने पे। तो इसलिए ऑब्वियसली जब भी टैक्स वाले हमारी रूरल अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो याद रखिएगा उस दुनिया में उनके कैरी डाउन्स भी एग्जिस्ट करेंगे, तभी तो एक बात होगी उनकी और हमारी। अब ग्रेटर लोअर के चक्कर के नहीं, बस जीरो। चलें जी, बस अगली दो एडजस्टमेंट इंशाल्लाह कल करेंगे। किताबें ना बंद करें। ये जरा दोबारा बता दें, जब भी टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करेंगे? नहीं, एक्रूअल बेसिस। तो हमने शुक्र करना है, और शुक्र करके क्या करना है? टी अकाउंट बनाना है, और करंट टैक्स में कुछ भी नहीं करना, और डेफर्ड टैक्स में ये सारी चीजें सोचने करने में आपको कितना टाइम लगेगा जरा बताएं? 15 मिनट भी नहीं लगेंगे ये जितना आज पड़ा है, ठीक है। अच्छा, आज मोहतरम एक सवाल आपको देना है, घंटे में कोशिश कीजिएगा करने की। 4-5 मिनट इस सवाल के मैं फजाइल बयान करूंगा बस। काफ़ी अरसे से दिल में आ रहा था इस सवाल को आपको दे दिया जाए, आज दिल ने कहा दे ही दें सवाल, तो दिमाग भी यही कह रहा है, दिमाग की वजह दही बनी हुई है इस वक्त। ओके, फिर ठीक है। ये फ्लोर एंड टाइल वाला सवाल हमने क्लास में किया हुआ है। इसमें सिर्फ एक चीज़ आपकी जो है, आपको मैं टफ टाइम तो नहीं कहूँगा, एक चीज़ थोड़ा सा आपको सोचने पे आज मजबूर करेगी। FR1 में जो डेप्रिसिएशंस आप निकालते थे, डिस्पोजल्स की, एडिशंस की, ये सारी चीज़ें ना आपको एक बहुत बहुत एक्सटेंसिव रिवीजन है FR1 की, डिस्पोजल्स की डेप्रिसिएशन, एडिशंस की डेप्रिसिएशन और ये सारा। अच्छा, ये पेज नंबर है 320। अब जरा मेरे साथ रहने, 2-3 बातें जरा सुननी है आपने। ये जो एडजस्टमेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस एडजस्टमेंट को आपने नहीं करना। ये एडजस्टमेंट जो है अभी आपको समझ नहीं आ सकती, ठीक है? इस एडजस्टमेंट को आपने नहीं करना। अब आप पूछेंगे कि ये एडजस्टमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा सोल्यूशन टैली नहीं करेगा, नोट टैली नहीं करेगा, हमें तसल्ली नहीं होगी। तो मोहतरम उसके लिए आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ, चुप रहिएगा, इंशाल्लाह जल्दी बातें समेटी जाएंगी और आपको घर में टफ टाइम नहीं होगा। मोहतरम उसके लिए आपका बिल्कुल नोट टैली ना करे, कोई मसला नहीं। ये लाइन ही इसके लिए नोट में एक नई है, तो ये लाइन तो आप डालना सोच भी नहीं सकते। नोट में तो 2 लाइनें होती थी, करंट और डेफर्ड। और रिकॉन्सिलिएशन में भी यही एक अमाउंट आपको 1.92 की नजर आ रही होगी। तो बाकी अगर 1.92 में इधर से भी उड़ा दूं और 1.92 नोट में यहां से भी उड़ा दूं तो आपकी रिकॉन्सिलिएशन मैच कर जाएगी। मेरी बातें सुनते नहीं यार, कोई जल्दी नहीं, आपकी रिकॉन्सिलिएशन मैच कर जाएगी। लेकिन इस एडजस्टमेंट का हमारे करंट टैक्स की वर्किंग में, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कहीं कोई असर नहीं है। ये ना असल में पुराने साल की कोई गलती है, तो ये आपको एक दिन सिखानी है। इस पे पूरा लेक्चर है हमारा कि पुराने साल की गलती इस साल पकड़ी गई, तो पुराने साल की गलती इस साल पकड़ी गई, तो इस साल की ना करंट टैक्स की वर्किंग में जाती है, ना डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में जाती है, बल्कि आज सुन लें, पुराने साल की अगर गलती पकड़ी जाए तो बारों बार नोट में जाती है, नोट में भी जाएगी और नोट आउट होगा तो साथ बारों बार का मतलब है पूरे सवाल में कहीं से रूट नहीं होगी। ये तो एक बात हो गई अलग। 1.92 की एक फिगर है, उससे आपको बॉदरेशन नहीं होनी चाहिए। आपका नोट इंशाल्लाह 24.32 और 24.32 इधर आके टैली करना चाहिए। नहीं करेगा तो ट्राई कीजिएगा सवाल दोबारा करने की, क्योंकि सवाल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो क्लास में ना करवाई हो। सबर सबर सबर।
यही सवाल पास पेपर का क्वेश्चन 6, और वो मैंने आपको बता दिया, अब तो मैं अपलोड कर देता हूँ। अब आप लेक्चर नोट्स डेली देख सकते हैं, वेबसाइट का बताया था आपको एक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 ऑनलाइन वालों को तो वैसे ही अवेलेबल है ना सहूलत। अच्छा, खामोश यार, ये सारे के सारे अल्फाज और ये सारा सवाल ही मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है फ्लोरेंटाइल के नाम से। उसमें सिर्फ मैंने आपको एक एडजस्टमेंट नहीं करवाई थी, वो थी एडजस्टमेंट 2 और 3, एडजस्टमेंट 2 और 3। अच्छा, इसमें एक बात बस आप मुझे बता दें, अकाउंटिंग वालों की नजर में भी और टैक्स वालों की नजर में भी आप प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन ही निकालिएगा, यानी कि अगर 5 महीने इस्तेमाल हुआ है तो 5 महीने डेप्रिशिएट कर दीजिएगा अकाउंटिंग वालों की नजर में। टैक्स वालों की नजर में भी 5 महीने इस्तेमाल हुआ है, 5 महीने डेप्रिशिएट कर दीजिएगा। अकाउंटिंग वालों की नजर में आपकी स्ट्रेट लाइन की रिवीजन होगी डिस्पोजल्स के साथ, और टैक्स वालों की नजर में आपकी WDV की रिवीजन होगी डिस्पोजल्स के साथ, क्योंकि अकाउंटिंग वाले स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं पर 5% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन, और टैक्स वाले 10%। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए फिर मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, अच्छा खासा टाइम आपका लगेगा रिड्यूसिंग बैलेंस की फिगर्स निकालने के लिए। ओके, अगली बात मोहतरम ये है कि पॉइंट 2 में एक लाइन है, वो जरा आपने मेरे साथ पढ़नी है और अभी इसको हल करके जाना है। द कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स रिलेटिंग टू बिल्डिंग्स इंक्लूडेड इन पीपी, बिल्डिंग पीपी में ही होती है। ये क्या है जी? ओपनिंग बैलेंस किसका? बिल्डिंग्स का। और ये एक बिल्डिंग हमने इस साल बेची है, कितने वाली बिल्डिंग बेची? 30 वाली। कितने की बेची? और 7 एडिशंस हैं। तो वो FR1 की आपको याद होगी, एक डिस्पोजल होती थी सवाल में, एक एडिशन होती थी सवाल में, और पूरा फुल फ्लेज सवाल आया होता था। तो एक एडिशन है हमारे सवाल में और ये ओपनिंग एसेट्स हैं। ये मुझे बता दें आप, ये जो ओपनिंग एसेट्स हैं ये इनकी कॉस्ट है 350 या WDV है? बस इस वजह से ना पूरा सवाल बच्चे गलत कराते हैं, फिर दोबारा मोटिवेशन भी नहीं रहती सवाल करने की। हाँ मोहतरम, ये जो लफ्ज है ना, द कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स, तो इसलिए ना ये कॉस्ट है। तो इस पूरे पेपर में एक ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज थी, कुछ बच्चों ने ना WDV समझ के इसको सवाल सॉल्व कर दिया था। ये WDV नहीं है, इट इज, और बाकी तो वैसे ही कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डिस्पोज्ड ऑफ, और परचेजेस की भी कॉस्ट है। तो ऊपर क्या लिखा होता? कॉस्ट एंड अदर। तो पहली चीज ही कॉस्ट है और अदर डिटेल्स आपकी ये हैं, तो पहली चीज कॉस्ट है बस, ठीक है, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है।